नमस्ते छात्रों। आज मैं आपको हिंदी 10वीं कक्षा पूरक पठन खुला आकाश, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी, को पढ़ाने जा रही हूँ। खुला आकाश यह एक डायरी विधा है। इसमें समाज की स्थिति को लेखक ने हमारे सामने रख दिया है। आज समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या चल रहा है, उसी का वर्णन इस विधा में किया गया है। शहर की जीवन शैली, रहन सहन का वर्णन भी इस विधा में डाला गया है। यह विधा समाज का एक दर्पण है, क्योंकि इसमें समाज में चल रहे क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, आइए देखते हैं डायरी विधा खुला आकाश। अंदर की दुनिया। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर देते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थ अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। लेखक का कहना है कि बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, जिससे हमें उसका विस्तार करना चाहिए। अंदर की दुनिया एक बहुत बड़ा संसार है बाहर की दुनिया की अपेक्षा। मकान पर मकान। लेखक कहते हैं कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लेखक का कहना है कि मकानों की स्थिति का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आजकल मकानों की भीड़ लगी हुई है। अव्यवस्थित रूप से मकानों की बहुत भीड़ लगी हुई है, जो एक सकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सकरी मतलब पतली गली। जिस मकान में रहता हूँ उससे बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती हैं, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। लेखक कह रहे हैं कि शहरों में चिड़िया तो दिखाई देती है, लेकिन उड़ती हुई नहीं, बल्कि टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। वो कह रहे हैं कि चिड़िया तो दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो घरों पर कहीं इधर उधर कहीं घोंसले बना रही हैं। उन्हें देखकर लगता है मानो प्रकृति नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद इधर उधर फुदक सकते हों, चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हों। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे कोई
खिलौने हैं जिसमें चाबी भर दी जाए और वो खेलना शुरू कर देते हैं, वो फुदकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रकृति है ही नहीं, यहाँ पे सब नकली है, बनावटी है। मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। लेखक इस भीड़ भाड़ को देखते हुए कहते हैं कि जहाँ पर मकानों के ऊपर मकान लदे हुए हैं, जहाँ पे आसमान दिखाई नहीं देता है, जहाँ प्रकृति का कुछ नामो निशान नहीं है, उस गली से, उस शहर से मैं बाहर निकल जाना चाहता हूँ। साहित्य ही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आँख से नहीं। लेखक का कहना है कि साहित्य का मतलब समाज का हित, साहित्य समाज का दर्पण होती है, इसलिए हमें सही साहित्य का चुनाव करना चाहिए। साहित्य की पहचान हमें दोनों आँखों से करनी चाहिए, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। यही समाज के हित की, समाज के कल्याण की बात है। जाने खुद को। लेखक कहते हैं, आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को जानते ही नहीं हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो कौन हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। उनका कहना है कि हमें पहले अपने आप को जानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, जब हम अपने आप को जानें तो उस आत्मचिंतन के बीच में, मतलब अपने आप को जानने के समय में, हमें कोई भी परेशान ना करे। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ भरते हैं, दंभ रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपने आप को पूरी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को जानने का दंभ नहीं रख सकते हैं। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रति क्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं और ना सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ भी उतनी ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। लेखक कहते हैं कि हम आत्मचिंतन करें और सोचने की कोशिश करें, लेकिन कभी कभी जो लोग अच्छे विचार वाले होते हैं उनकी सोच भी अच्छी होती है, तो हम उनकी भी बातों पर ध्यान दे सकते हैं, जो हमारे और समाज के दोनों के हित के लिए ज़रूरी होगा। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न नहीं है। लेखक कहते हैं, खुद को जानने हमारी दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। हमारे अच्छे विचार वाले लोगों के विचारों को भी हमें अपनाना चाहिए, जिसके पास हमारे जैसे या उनके पास सकारात्मक सोच विचार है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरों को कभी नहीं जान सकते हैं। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में
ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गायें केवल गाय होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। लेखक का कहना है इस परिच्छेद में कि लोगों के अलग अलग स्वभाव का वर्णन है। इसमें लेखक ने कहा है कि कुछ लोग आदमी के रूप में इन सभी की भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ इंसान बनकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सभी जानवर अपने रोल को, अपनी भूमिका को निभाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी सिर्फ इंसानियत, सबकी भलाई, ये सब करना चाहिए, ना कि उन्हें जानवरों का रूप धारण करना चाहिए, ना ही जानवरों जैसा व्यवहार करना चाहिए। लुका छिपाकर जीना। लेखक कह रहे हैं, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। जिंदगी को सही ढंग से, सही तरीके से हमें जीना चाहिए। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। लेखक का कहना है कि जो लोग होते कुछ और हैं और दुनिया के सामने दिखाते कुछ और हैं, वो लोग मुझे नहीं पसंद हैं। वो लोग चारित्रिक बेईमानी करते हैं, मतलब अपने आप को छुपाते रहते हैं, अपने से स्वयं से बेईमानी करते रहते हैं, जिससे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। वो बहुत ही सफाई से अपनी चरित्र को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। लेखक कह रहे हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, अपने को बताते हैं हम बहुत बड़े घर से हैं, या हम बहुत बड़े अमीर हैं, या हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को ना जान पाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना पड़े। हमें अपने जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें लोगों से छिपाना पड़े हमारी असलियत को। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि चाहे हम कितने बूढ़े क्यों ना हो जाएं, जिस प्रकार हम जवानी में जीते थे, उसी प्रकार हमें बुढ़ापे में भी बहुत आनंदमय जीवन जीना चाहिए। इसलिए लेखक अपने बूढ़े होने के बावजूद भी उन्हें साहित्यिक चेष्टा अर्थात साहित्य लिखने का प्रयास किया है, और यही उनके जीवन का अविभाज्य घटक भी है। लेखक कह रहे हैं, मैं 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी मोड़ पर भी हो सकती है। लेखक कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ ही समय शेष बचा हुआ है, लेकिन मैं अगर इस चिंता में रहूं कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं आज की ज़िंदगी को मैं आनंद में नहीं जी सकता हूँ। इसके लिए उम्र के किसी मोड़ पर भी यह हो सकती है। ये बोले ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है
कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। वो कह रहे हैं जब तक जियो अपने लिए आनंदित होकर जियो और दूसरों की भी सेवा करो और दूसरे के लिए भी जियो। दिल्ली में रहना। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस है, सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान है। दिल्ली में रहने का मतलब है कहीं पायदान के बराबर 2 कमरे में रहना, 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो और फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। लेखक कह रहे हैं कि अगर हमें शहर में रहना है तो हमें बहुत ही छोटे घर में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, और घर भी ऐसा जैसा लगता है कि कोई बस का डिब्बा हो, रेल का डिब्बा हो या बस हो, जिसमें लोग एक खिड़की का कोना पकड़ करके बैठ जाते हैं अपना पैर लटकाए हुए। उसी तरह यहाँ पे जीवन यापन भी लोग दिल्ली में करते हैं, किसी प्रकार पाँव टिका करके। लेखक का कहना है कि जिंदगी का मतलब है कि जब तक जियो, यहाँ पे गुजर बसर जिस तरह से भी हो जाए, लटके रहो, जिंदगी जीते रहो, काम करते रहो और फिर एक दिन इसी शोर भरी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में कहीं खो जाओ, गिर जाओ। और बहाने निकालना। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ता निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने बना देते हैं, बहाने निकाल लेते हैं। तो अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ हमें करना रहता है उसे हम बहुत आराम से आनंदमय से करते हैं। अगर हमें नहीं करना रहता है तो हम किसी न किसी प्रकार को उसको टालते हैं, बहाना बनाते हैं, उसको नकार देते हैं, बहाना बना देते हैं कि अभी हम यहाँ व्यस्त हैं, हम वहाँ व्यस्त हैं। हम अपने को व्यस्त होने का नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं और बहाना बनाते हैं, हमें दूसरों का काम ना करना पड़े, इसके लिए हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। लेखक कह रहे हैं कि हमें अगर कभी झगड़ा करना चाहिए तो अपने आप से, झगड़ा करने का मतलब है अपने आप से विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से बहस करेंगे, दूसरों से झगड़ा करेंगे तो सिर्फ उसमें झगड़ा ही हाथ लगेगा, ना कि कोई हमें उपाय मिलेगा। अगर हम अपने आप से सोचेंगे तो हमें अपने आप से बहस करेंगे तो हमें उस बात का सलूशन मिलेगा। इसके लिए कभी भी हमें अपने आप से बहस करनी चाहिए, ना कि दूसरों से बहस करनी चाहिए। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा था। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। लेखक कहना चाहते हैं आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है, इसलिए लोग चीज़ों वस्तुओं की गुलामी को करना पड़ता है लोगों को। कहने का तात्पर्य है आजकल लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर सभी कार्य करते हैं। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी एक का स्वभाव नहीं बदलता, यह बहुत कम बदलता है। मनुष्य अपने व्यवहार को कभी परिवर्तित नहीं करता है, अगर परिवर्तित होता भी है तो वो थोड़ा बहुत होता है।
ज़्यादा नहीं होता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। प्राचीन काल में से ही हमारे देश में गुलामी की प्रथा चली आ रही है और आज भी चल रही है। सिर्फ तरीके बदल गए हैं। गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली है। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले इंसान लोगों को गुलाम बनाते थे, लेकिन आजकल मशीनों के गुलाम इंसान बन गए हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।